मॉर्निंग Morning, फ्रेंड्स। sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। लास्ट लेक्चर रिवाइज किया? अच्छा, आज किसने ज्वाइन किया है? एक तो आकाश ने ज्वाइन किया है ना? आकाश Yes, आ sir. रहे हैं? आप कहाँ पनवेल में रहते हो? No, sir. सर अभी तो मैं गांव में हूँ. अच्छा, ओके। तो ये आपका फिजिक्स में तो फर्स्ट लेक्चर है, बाकी और लेक्चर्स हो गए आपके? केमिस्ट्री का हाँ हो सर, गया? केमिस्ट्री का हो गया. मोल कॉन्सेप्ट चालू है. ओके, चलो। मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, वो आप टाइम टू टाइम देखते रहना पुराने ठीक. लेक्चर्स की। उससे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, आगे का समझ में आएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगी अगर पुराने हाँ बेसिक तुमने वीडियो नहीं देखी, ठीक है? ओके सर. तो आगे जाके तो लास्ट ठीक है क्लास सर. प्रिज्म चल रहा था, है ना? प्रिज्म चल रहा था, प्रिज्म में हमने कंडीशंस देखी थी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, प्रिज्म में लाइट जाती तो कब अंदर रह जाएगी, कब बाहर चली जाएगी, ये सब हमने कंडीशंस देखी थी। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? ए सी से क्या होना चाहिए? बताओ, सब लोग जवाब दो। हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी थी लास्ट क्लास से बड़ा में? होना चाहिए। हाँ, फॉरवर्ड कंडीशन सर फॉरवर्ड कंडीशन सर आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा। ए 2c से बड़ा किस कंडीशन में होना चाहिए और किस फॉरवर्ड कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 2c। नाउ तो उसकी क्या कंडीशन है कि a लेसर देन c। यस, a लेसर देन c होना चाहिए। c इज क्रिटिकल एंगल, ओके। और a c से बड़ा हो और 2c से कम हो तो क्या होता है? तो दोनों चीज हो सकती है, है ना? वो डिपेंड करता है फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। सो उसके लिए हमने निकाला था फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस के कंडीशन लगा के हमने निकाला था। अगर साइन e, अगर एंगल e 90 डिग्री हो जाए तो उसके हिसाब से निकाल तो I मिल जाएगा। समझ करते हैं? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो, find out the range of theta, find out the range of theta, find out the range of theta such that, find out the range of theta such that ray will always show total internal reflection. Ray will always show TIR at PQ surface. Find out the range of theta such that ray will always show TIR at PQ surface. At PQ surface. So बताओ, कर रहे हो? हाँ सर।
क्या आंसर? Sir, theta less than 45 degree. लेस देन 45 या ग्रेटर देन 45? चलो चेक करते हैं। Sir, 90 minus theta देखो greater ये than एंगल थीटा 45 होगा. हाँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, है ना? अब अगर यहाँ पर रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कब आएगी? जब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तभी आएगी ना। जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जब रे डेंसर, ये देखो डेंसर मीडियम, ये बाहर रेयर मीडियम, तो डेंसर से जब रेयर मीडियम बेस जाती है तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कराते तो रे वापस रिफ्लेक्ट होकर मीडियम में आ जाती। तो अगर 90 माइनस थीटा का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो रे वापस आ जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल एंगल होता है sin इनवर्स ऑफ छोटे वाला अपॉन बड़े वाला रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, तो a 1/√2। कैसे याद रखना है? sin इनवर्स ऑफ n1/n2। n1 क्या होता है? छोटा वाला, और n2 क्या होता है? √2। तो कितना आएगा? 45 डिग्री। So 90 minus theta is greater than 45 degree. So theta इधर चला जाएगा, so 45 डिग्री उधर जाएगा, तो 90 minus 45 इधर जाएगा, 45 बचेगा। So theta is less than 45 degree. थीटा 45 डिग्री से हेलो अब लिखो थिन प्रिज्म, टॉपिक लिखो थिन प्रिज्म। पतले दूसरे प्रिज्म, थिन प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म जिनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल बहुत छोटा होता है उनको बोलते हैं थिन प्रिज्म। ठीक है, जैसे इसमें रे आई एट एंगल आई, ये एंगल R1, ये एंगल R2, और ये ऐसे चली गई एट एंगल E। ठीक है, सो फॉर थिन प्रिज्म, क्या मैं बोल सकता हूँ A is very small, A बहुत छोटा होता है for this thin prism? Yes sir. अब हमें पता है A is equal to होता है R1 plus R2, ये दोनों एंगल A is equal to होता है R1 plus R2। तो अगर A बहुत छोटा है तो R1 और R2 भी बहुत छोटा होगा, दोनों एंगल तो बहुत छोटे होंगे A से भी। हाँ सर। R1 और R2 तो A से भी, तभी तो R1 plus R2 A बनेगा, वो दोनों बहुत छोटे होंगे। तो अगर A वेरी स्मॉल है तो R1 R2 भी बहुत छोटा है। अब अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो हम क्या लिखते हैं? n1 into sin i is equal to n2 into sin r1। तो अगर r होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। स्नेल्स लॉ लगा के देखो, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बहुत बड़े एंगल पे है और ये बहुत छोटे एंगल पे निकल जाए। इतना डेविएशन होता है क्या? नहीं सर, और वैसे भी प्रिज्म बहुत पतला है तो इतना डेविएशन हो नहीं सकता। ठीक है, सो R1 R2 छोटा है तो I और E भी
बहुत छोटे होंगे। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. अब स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगा तो ये सरफेस है पी क्यू आर, तो पहले पी क्यू पे लगाता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, ये इसको मैं बोल देता हूं अंदर का n2 है और बाहर का है n1, तो n1 sin i, अभी अभी मैं a ही मान लेता हूं, बाहर का 1 है और अंदर का n है, अभी a मान लेता हूं, बाहर का 1 है और अंदर का n है, तो क्या लिखूंगा 1 to sin i is equal to n into sin r1, ये लिखूंगा ना। अब i r1 को छोटे हैं तो sin i को मैं i लिख सकता हूं और r1 को मैं sin r1 को r1 लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा i is equal to n r1 nearly equal to, समझ में आया? यस आया सबको समझ में? हाँ सर। वैसे ही इसका डिस्टेंस लो लगाता हूं मैं pr पर, तो pr पर डिस्टेंस लो लगाऊं तो क्या लिखूंगा n into sin r2 is equal to 1 into sin e, तो r2 और e वो छोटे हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूं n into r2 is equal to e, e की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका डेरिवेशन बताना है, एंगल ऑफ डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर थिन प्रिज्म, i plus e minus a, ये होता है i plus e minus a, तो i कितना है nr1, e कितना आया nr2 minus a, सो n कॉमन आएगा r1 plus r2 बचेगा, तो r1 plus r2 क्या होता है, ये a ही तो होता है, r1 plus r2 क्या होता है a होता है, तो ये भी a है, तो a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा n minus 1 into a, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा 12th क्लास में, ये कब वैलिड है थिन प्रिज्म। ये फॉर्मूला ओनली। अब ये तो मैंने बाहर का एयर माना, अगर मान लो बाहर ये थिन प्रिज्म है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है np और बाहर का है मान लो n सराउंडिंग, अंदर का प्रिज्म np और बाहर का n सराउंडिंग, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा np अपॉन n सराउंडिंग माइनस 1 into a, और सराउंडिंग का अगर मैंने तो 1 रख दो, a है तो 1 रख दो, तो वही फॉर्मूला है, समझ में आया? तो वैसे मैक्सिमम तो ये ही होता है, तो ये काम में आएगा, कभी कभी सराउंडिंग हो थिन प्रिज्म में तो ये फॉर्मूला लगा दो। सो फॉर्मूले हमें याद करते हुए चलना है, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है, डिस्पर्शन के, एंगुलर डिस्पर्शन है, डेविएशन, ये सब फॉर्मूले आएंगे, सो अभी से याद करते हुए चलना है सारे फॉर्मूले। थिन प्रिज्म का करोगे तो डिग्री में डेविएशन आएगा, साइड इनपुट करोगे तो रीडिंग में आएगा, लिख लो। डन सर। सबने किया? विभूति आपने पूरा कवर कर लिया पुराने वीडियोस? हाँ सर, सब देख लिया, लास्ट के कन्वेक्स मिरर का केसेस। नोट्स भी बहुत बना हाँ लिए? सर, नोट्स में लिख लिया। तो अभी तो पूरा समझ में आ हाँ रहा सर। होगा फिर?
गुड। अब देखो चलो एक थोड़े बहुत और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये ऊपर एक मीडियम मान लो, ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे एक दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। यहाँ पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, ऐसे बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रे सब तरफ निकलेगी तो इधर भी जाएगी। अब इधर ऑब्जर्व है, इस मीडियम में ऑब्जर्व है ना, मान लो बल्ब यहाँ से 1 मीटर नीचे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है शायद तुमने क्लास 12 में किया था, 1 मीटर नीचे। तो हमें बताना है कि देखो जब यहाँ से बल्ब लाइट रेस बाहर निकलेंगी तो हमें कंसेप्ट पता है कि जब भी डेंसर से रेयर जाती है तो सारी लाइट रेस निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो कुछ रेस तो बाहर निकलेगी और कुछ वापस अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक ब्राइट पैच बनेगा। क्या बनेगा? एक ब्राइट पैच, मतलब जहां जहां से लाइट निकलेगी वहां पर इस मीडियम की सरफेस पर एक ब्राइट पैच बन जाएगा। समझ में आएगा? उस ब्राइट पैच का एरिया बताना है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्राइट पैच। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्राइट पैच। Find out the area of bright patch. आकाश, अभी तुमने पूछा था मैसेज में, अभी 6 to 8 लेक्चर्स और बचे हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके सर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाकी, लेंस बाकी है। हो रहा है सर, एरिया पाई होगा क्या? एरिया पाई होगा क्या? पाई, यस, पाई। वेरी गुड। देखो यहाँ वाली तो सीधी निकल जाएगी, है? ये वाली रेस ऐसे बाहर जाके ऐसे जाएगी, ठीक है। जैसे मैं अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस किए थे, ठीक है। चलो पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? sin इनवर्स ऑफ n1 by n2। ये होता है n1 होता है छोटा वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n2 होता है बड़ा वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो c sin इनवर्स, छोटा वाला है कौन सा? a का 1 by n2 क्या है? √2। sin इनवर्स by √2 होगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री से कम पर अगर रेस जा रही है तो वो तो बाहर निकल जाएंगी, और अगर 45 डिग्री पे अगर रेस जा रही है तो वो सरफेस पे ट्रेवल करेंगी, और 45 से ज्यादा वाली अंदर आ जाएंगी। समझ में आया क्या? अब देखो ये अभी मैंने 45 से कम बनाया है तो बाहर निकल गई। अगर मैं 45 पर बनाऊं, ये 45 डिग्री पर है, तो एट क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इधर भी बनाता हूं, ये 45 डिग्री एट क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? 90। बाहर एरर है ना क्योंकि, तो ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब इससे ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा एंगल पे 45 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो सब अंदर आने लग जाएगा। मतलब इस वाले रीजन की ही बाहर निकल गई है। और यहाँ पे सर्कल बनेगा या फिर लाइन बनेगी? बताओ क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, क्योंकि ये बल्ब से थोड़ा ना भेजेगा, ऐसे भी तो भेज रहा है इस तरफ। जैसे हमने तो ऐसे बनाया तो ऐसे सब तरफ भेजेगा, मतलब पूरा सर्कल बनेगा।
समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये Yes, वन sir. है, ये वन है, ये वन है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वन है तो ये भी वन होगा, या फिर इसको ले लो, ये एंगल 45 डिग्री है, ये वन है, तो इसकी ये वाली साइड वन है तो ये वाली साइड भी वन होगी ना, तभी तो एंगल 45 डिग्री होगा, या फिर Yes, tan sir. 45 निकाल। समझ में आया क्या? तो इसकी रेडियस कितनी आएगी सर्कल की? 1 मीटर, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इन 1 into 1 मतलब पाई मीटर स्क्वायर। समझ में आया? आगे समझ में? हाँ सर। हटा दो। Sir, एक मिनट. हटा दो। अब लिखो, एक प्रिज्म के पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, प्रिज्म तो पूरा हो गया। देखो रेस फ्रॉम पैरेलल स्लैब, रेस फ्रॉम पैरेलल स्लैब्स। अगर बहुत सारी स्लैब्स पैरेलल है, जैसे ये इस इधर n1, इसका n2, इसका n3, इसका n4, ठीक है, इतना बोल। अब जैसे मान लो यहां से ले रहे हैं, ये मान लो I1 एंगल हो रहा है, ठीक है, तो इधर चली गई, मान लो I2 पर चली गई, तो इस पर I2 पर गिरेगी, इस पे I2, ठीक है, या फिर इसको R1 ही बोल देता हूँ, इसको I बोल देता हूँ, इसको R1 बोल देता हूँ, नहीं इसको R2 बोलता हूँ क्योंकि N2 R2 अच्छा लगेगा, R2 बोलता हूँ, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ठीक है, तो इधर भी R2 पर गिरेगी, इधर R2 को लिखा कुछ भी लिख सकते हैं, R1 R2 में, तो इसने इसलिए लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा लिखने में। तो ये रे आई I1 पे तो R2 पे चली गई, फिर यहाँ पे R2 पे तो मान लो R3 पे चली गई, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर भी इक्वल होगा, ये एंगल R3 पर तो ये मान लो R4 पर चली गई। समझ में आया? तो हम क्या करते रहेंगे, स्नेल्स लॉ लगाते जाएंगे, तो अगर यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाते जाओ तो क्या हुआ, मैं यहाँ n1 sin I1 is equal to n2 sin R2, ये लिखूंगा ना? यस सर। Yes, sir. फिर यहाँ पर लिखूंगा, अब इस वाली सरफेस पे लगाऊंगा तो यहाँ पर n2, ये एंगल कितना R2 तो sin R2 आ गया फिर से, और इसका कितना R3 तो n3 sin R3, फिर यहाँ पर लिखूंगा
n3 sin r3 is equal to n4 sin r4। अब देखो कुल मिला के ये इसके इक्वल है, फाइनली इनको देख के मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n1 sin i1 is equal to n4 sin r4, ऐसे लिख सकता हूं ना डायरेक्ट। हाँ सर। तो मान लो आपको इंसिडेंस यहाँ पे गिवन है और फाइनल पूछा है, यहाँ का एंगल, बीच का कुछ नहीं पूछा है, तो इतनी बार लगाएंगे या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लगा देंगे? डायरेक्ट डायरेक्टली लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, n इनिशियल sin I initial is equal to n final sin R final। समझ में आया से? बट ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने यार ये एंगल R2 है तो ये भी R2 होगा, ये एंगल R3 है तो ये भी R3 होगा। ये क्या क्यों लिखा? क्योंकि ये सब पैरेलल स्टेप्स, अगर ये पैरेलल नहीं होती तो R2 और ये इक्वल थोड़ा होता। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। only valid for parallel steps। डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल भी लगा सकते हैं, लिख लो। एक तो एंगल है n1 sin I, ये sin I is equal to n final r final। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें n4 वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है इन n4 मीडियम। सर 90 आ रहा है। यस सर 90 डिग्री। ये फॉर्मूला लगा दिया, n इनिशियल कितना है 2 into sin 45 is equal to n final कितना है √2 into sin r final। so sin 45 होता है, sin 45 तो 1/√2, so ये हो जाएगा 2 into 1/√2 मतलब √2 is equal to √2 into sin r final। तो √2 से √2 कैंसिल मतलब 1 आ गया, मतलब r final आ गया 90 डिग्री। बट ये गलत आंसर है, 90 डिग्री आ गया इससे तो गलत आंसर है। अरे इधर देखो ये कौन सा मीडियम है, n1 कितना है 2, n1 n2 कितना है 1, रह जाए डेंसर से रेयर। तो जब भी डेंसर से रेयर जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। तो यहाँ पर निकालो कितना क्रिटिकल एंगल है, साइन इनवर्स छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला 1/2
क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये उसमें जाएगी क्या आगे जाएगी नहीं, नहीं इधर ही सर। आ जाएगी। यस सर। तो कंसेप्ट तो आता है हमें, क्या ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, बट थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है कि मीडियम में जा रही है कि नहीं जा रही है, एरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से एरर जा रही है। अगर एरर से डेंसर जा रही है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो लगा सकते हो आप फॉर्मूला। बट डेंसर से एरर जा रही है तो एक बार क्रिटिकल एंगल निकालो बीच बीच में से कोई से भी मीडियम का, हो सकता है किसी इससे ना होके दूसरे से आ जाए। समझ में आया? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन में वैसे जो एग्जाम में आया था, इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पूछा था? जेई का क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ कितना आंसर आया? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अरे रे ऐसे जा रही थी, अब ऐसे चल डिग्री पर तो कितने एंगल से होगी? 90 डिग्री। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या आंसर है? लिख लो। सर फॉर्मूला में n2 sin r2 और n3 sin r3 वो सब कैंसिल हो गया क्या? ये कैसा है पूछ हाँ रहे हो क्या? कैंसिल नहीं हुए, इधर देखो। n1 sin 1 n1 sin i1 is equal to n2 sin r2। अभी n2 sin r2 इसके इक्वल है, इधर देखो, तो ये हाँ इसके सर, इक्वल हो गया। समझा सर। फिर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो गया। हाँ सर। समझ में यस आया? सर। सब इक्वल है एक दूसरे के। अब देखो, अभी तक जो हम पढ़ते थे, ये जो रे में ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब हम ये मोनोक्रोमेटिक, क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो कौन सी रे के लिए पढ़ा? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? एक सिंगल वेवलेंथ वाली रे, एक ही वेवलेंथ वाली। बट मुझे बताओ, सन से जो रे आती है वो मोनोक्रोमेटिक आती है या कौन दूसरी आती है? सन से या फिर कोई भी सोर्स से रे आती है, कौन सी आती है जनरली? व्हाइट लाइट आती है जो हमें दिखाई देती है विजिबल रीजन में। अरे बोलो ना, व्हाइट लाइट कितने कलर होते हैं उसमें? 7। तो वो मोनोक्रोमेटिक होती है या फिर नहीं होती है? नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। उसकी वेवलेंथ होती है कहां से कहां तक? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, हमने सब लिखा हुआ है। सो कितने कलर होते हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी मिलके व्हाइट लाइट बनती है। जब ये सारे कलर एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, जब ये सारे कलर, देखो व्हाइट लाइट में कलर तो 7 होते हैं बट दिखता है कि नहीं, क्योंकि वो जब सारे कलर एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं तो वो व्हाइट लाइट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्हाइट लाइट। तो सन से जब रेज आते हैं तो सारे कलर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो कंबाइन हो जाते हैं, व्हाइट लाइट बन जाते हैं। अगर हम किसी तरह से इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, अलग-अलग डायरेक्शन में इनको सेपरेट कर दें, समझ में आया क्या? और फिर किसी स्क्रीन पर गिराएं तो सारे कलर अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं। अगर हम स्क्रीन पे डायरेक्ट सारे कलर पैरेलल गिरा दें तो एक भी कलर नहीं बनता है। समझ में आया क्या? बट सबको अलग-अलग डिस्पर्स करके स्क्रीन पे गिराएं तो सारे कलर दिखेंगे आपको व्हाइट लाइट, उसका स्पेक्ट्रम बनेगा 7 कलर्स का। समझ में आया क्या? तो जो है व्हाइट लाइट, उसको जब हमने किसी दूसरे मीडियम में गिराकर देखा तो वो अलग-अलग कलर में अपने सभी 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई। टोटल कितने कलर होते हैं? 1 2 3 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कलर थे
ये कुछ ऐसे थे, VIBGYOR, VIBGYOR। हमने क्या देखा, जब किसी व्हाइट लाइट को हमने दूसरे मीडियम में गिराया तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गए। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्यों? हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। पढ़ा था हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? एक साइंटिस्ट ने कोची उन्होंने भी बताया था ये। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना? और ये फार्मूला आया था लैम्बडा वैक्यूम अपॉन लैम्बडा मीडियम। ये फार्मूला भी आता है। तो n वैक्यूम, तो ये तो वैक्यूम में तो कांस्टेंट है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आएगा। बताया था कि बताया मैंने कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। अब मुझे बताओ क्यों उसमें इस तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता है? वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ती है, है ना? अब एक और चीज मुझे बताओ कि मेरे पास दो मीडियम है, इसका मीडियम है n1 और इसका मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ये रे आई मान लो सेम एंगल, मैंने बोला n1 इज ग्रेटर देन n2। बताओ किसमें ज्यादा डेविएट होगी? किसमें रे ज्यादा डेविएट होगी? बताओ। n1 वाले मीडियम में या n2 वाले मीडियम में? बोलो ना। N2। अरे जो ज्यादा डेंसर है उसमें ज्यादा डेविएशन होगा ना? यस यस सर। जो मीडियम ज्यादा डेंसर है उसमें ज्यादा तो ज्यादा डेंसर कौन सा है? n1। तो इसमें ज्यादा डेविएशन होगा। चाहो तो स्नेल्स लॉ लगा के देख लो। स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, बात मान लो बाहर का बने तो 1 into sin i is equal to इसका n1 into sin r1। ठीक है, तो यहां से sin r1 क्या हो जाएगा? sin i अपॉन n1। तो r1 ये वाला एंगल है, r1 ये वाला एंगल। अब n1 बड़ा होगा तो r1 छोटा होगा, और r1 जितना छोटा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। समझ में आया क्या? तो रे जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आती है उतना ही डेविएट होती है, उतना ही नॉर्मल के पास जाती है। समझ में आया? रे जैसे मैंने बोला, रे को आपने ग्लास में भेजा और वाटर में भेजा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ग्लास का वाटर के कंपेयर में ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो रे किसमें ज्यादा बेंड होगी, ग्लास में या वाटर में? ग्लास में सर। अरे बोल दिया करो आंसर कभी तो। इतना क्या सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरे पेज में तो फट से आंसर आता है। ठीक है, किसमें ज्यादा ग्लास में, किसमें ज्यादा बेंड होगी? जिसमें ज्यादा, जो ज्यादा डेंसर है उसमें ज्यादा डेविएशन होता है। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, तुम यार रिप्लाई नहीं करते हो, बिल्कुल भी मजा नहीं आता पढ़ाने में। एक्चुअली यहाँ से अगर मैं म्यूट ऑन करके आपको रिप्लाई करूंगी तो यहाँ बैकग्राउंड में साउंड बहुत है, इसलिए मैं कोई बात नहीं है, अगर अब ऐसा लग रहा है आपको तो अगर बैकग्राउंड में ज्यादा साउंड है तो मत करो, बट ट्राई करो कि थोड़ा सा रिस्पांस मुझे मिले तो सिलेबस जल्दी होगा, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रिस्पांस नहीं आ रहा, तुम्हारा रिस्पांस आएगा तो मैं कवर करूंगा स्पीड, वरना मुझे ऐसा लगेगा तुम्हें समझ में धीरे पढ़ाने में ज्यादा समझ में आता है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी समझाने में। अब पढ़ाओ, अब इधर देखो, क्यों? अब देखो, अब जैसे मुझे ये सब मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, बट तुम रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो फिर से ये सब मैंने बता दिया ना कि इनमें ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, बट रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं सब फिर से पढ़ा दूं डबल। सो फ्लिप क्यों? अब देखो यहां से वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज्यादा होती है रेड की।
अब वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? एनआर का। वॉयलेट का होगा ना, तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। अरे इनवर्सली ना, डायरेक्टली थोड़ा है। हाँ सर। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, वॉयलेट या रेड? वॉयलेट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा बेंड होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का ट्राई करो कि कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो Yes, मीडियम sir. का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता मीडियम का है? रहता है। मीडियम का। तो फिर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग है? एक्चुअल में जो मीडियम है वो सभी कलर को अलग-अलग अपोजिशन देगा। ये कलर, ये जो मीडियम है, जब लाइट इसमें ट्रेवल करेगी तो ये सभी कलर को अलग-अलग अपोजिशन देगा, मतलब अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। तो सबसे ज्यादा ये वॉयलेट को ऑफर करेगा और सबसे कम ये रेड हाँ को सर। ऑफर करेगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो वॉयलेट को सबसे ज्यादा बेंड कर देगा और रेड को उतना सबसे कम बेंड करेगा। यस सर। समझ में आया? वॉयलेट को सबसे ज्यादा क्या ऑफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और इनवर्सली रिलेशन है। समझ में आया? तो जब भी बोल जाओ कि इस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो बोलने में तो नहीं बोलेंगे इस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर का नहीं, मीडियम का होता है। मीडियम कैसे? कि मीडियम अलग-अलग कलर को अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। हाँ सर। हाँ। समझ में आया? तो सब वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है। अब देखो ओरिजिनल ये रे तो इधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, सब बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, मान लो ये एरर है रेडियंस है, तो सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा? वॉयलेट। सबसे कम कौन? रेड। रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम मिलेगा, तो ये उतना बेंड नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो इसे को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखो तो लाइट में व्हाइट इस मीडियम ने इसको डिस्पर्स कर दिया। अब वॉयलेट और रेड के बीच का जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। कितना हमने सेपरेट कर दिया। अब वो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये सबकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। इससे तो कोई मतलब नहीं है। व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन a medium, then it disperses into its 7 colors. This is called dispersion of light. समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये लिख लेना एंगुलर डिस्पर्शन या एंगल ऑफ डिस्पर्शन, इसको एंगुलर डिस्पर्शन भी बोलते हैं। इस एंगल बिटवीन वॉयलेट रे एंड रेड रे। Angular dispersion is angle between violet ray and red ray. So जैसे हम ओब्जेक्टिव में इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्लियर? यस। तो ठीक है, टॉपिक लिखो एक बार और एंगुलर डिस्पर्शन, इसका फॉर्मूला बताता हूं। हटा दो एंगुलर डिस्पर्शन, टॉपिक लिखो एंगुलर डिस्पर्शन।
पास वाली होती है वॉयलेट और सबसे दूर वाली होती है रेड। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ, ये एंगल है थीटा। अब ये मुझे निकालना है, देखो ये एंगल इंसिडेंस था। अब ओरिजिनल पाथ से ये वॉयलेट कितना बेंड हुई, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा बी, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। ये बोलूंगा ओरिजिनल पाथ से मान लो वॉयलेट मान लो 10 डिग्री बेंड होगी, तो डेल्टा बी कितना होगा 10 डिग्री। और ये रेड, इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा आर, तो थीटा जो होगा वो होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। मान लो वॉयलेट 10 डिग्री बेंड हुई और रेड 5 डिग्री बेंड हुई, तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना आ जाएगा 5 डिग्री। 5 तो डिग्री। दोनों में कितना एंगल होगा, इसमें बताना आपको फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन। इस पूरी स्लेट के बाहर निकल जाएगा पैरेलल से, तो आपको इसमें इसके अंदर नहीं बताना एंगुलर डिस्पर्शन। जब रे पूरी बाहर निकल जाएगी तो कितना एंगुलर डिस्पर्शन होगा ये बताना है। सर 0 रहेगा क्या? सर होगा सर 0 होगा क्या? 0 आएगा इसके अंदर। मान लो ये रे डिस्पर्स भी हो जाती है बट बाहर तो पैरेलल ही निकलेगी ना। बाहर फिर से पैरेलल हो जाएगी, व्हाइट लाइन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल स्लैब है। पैरेलल स्लैब में जब फाइनली रे निकलती है तो उसी डायरेक्शन में निकलती है ना, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल में निकलेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। बना लो तो इसमें थीटा 0 सब 45 डिग्री निकल जाएगी। पैरेलल रे में हमने सिंगल रे देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस आएगा इसमें। तो सभी रे के लिए उतना ही आएगा। एक रे आया मोनोक्रोमेटिक आया व्हाइट लाइट है, सब रे पैरेलल हो जाएगी बाद में। फिर से ये सब पैरेलल हो जाएगी तो फिर से क्या बन जाएगी? व्हाइट लाइट।
ठीक है। ये तीन कलर शो है आपको 1 2 3। इन तीन में से एक रेड है, एक वायलेट है और एक येलो है। बताओ कौन सा कलर कौन सा होना चाहिए? समझ में आया? ये व्हाइट लाइट आई यहाँ पे, नॉर्मल इंसिडेंट हुआ यहाँ पर तो सीधे चली गई, यहाँ पर तो 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब यहाँ से तीन कलर में डिवाइड हो गई, तो तीन कौन से होंगे बता। वन कौन सा होगा? वन कौन सा होगा? वायलेट सर। बीच वाला तो पक्का येलो ही होगा। यस बीच सर। में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 और 3 में कोई। देखो इसको इजीली कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। हमें पता है क्रिटिकल एंगल इसका निकाले हम, इस मीडियम का अगर क्रिटिकल एंगल के हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा बता सकते हैं ना? हाँ। तो क्रिटिकल एंगल अगर क्रिटिकल एंगल होता है sin इनवर्स बाहर का, मान लो इसका रिलेटिव इंडेक्स है n और बाहर का 1 मान लो, ये मान तो 1/n। तो इसको देख के मैं बता सकता हूं क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोल सकता हूं ना? हाँ सर। अरे इसके इनवर्सली तो इसके डायरेक्टली हो जाएगा ना। तो ये इसके डायरेक्टली हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि इन तीनों में वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की सबसे ज्यादा है, देन येलो की, देन सबसे ज्यादा सबसे कम वायलेट की। तो क्रिटिकल एंगल की किसका सबसे ज्यादा होगा? रेड का, फिर येलो का, फिर वायलेट। तो मुझे क्रिटिकल एंगल सबसे कम वायलेट का है। अब यहाँ भी एंगल तो फिक्स है, ये मान लो आई पर आई है ना। अब मान लो जैसे वायलेट का क्रिटिकल एंगल मान लो 40 डिग्री है, इसका मान लो 40, इसका मान लो 45 डिग्री और मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री। तो बताओ किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, किसका नहीं होगा? वायलेट का हो जाएगा, बाकियों का नहीं होगा। हाँ, वायलेट का क्रिटिकल एंगल 40 है, तो इसके तो वायलेट को 41, सारे कलर एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री,
मतलब सारे कलर 141 डिग्री पे आ रहे हैं। तो वॉयलेट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर वॉयलेट कलर आ रहा है, तो वॉयलेट तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर सर। हो जाएगा। हाँ, Yes, इसके क्योंकि वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल कम है, तो इसके टीआर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इन मान लो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 46 डिग्री हो जाता तो फिर तो सारे टीआर हो जाते, सारे कलर। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में एक ही हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में होगा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री पे, तो सिर्फ ये अंदर टीआर कर रहा है, बाकी सब बाहर निकल गए, क्योंकि उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। तो ये कलर violet will be 1, yellow will be 2 and red will be 3। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अब देखो हमने एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू था डेल्टा v माइनस डेल्टा r, ये पढ़ा एंगल बिटवीन वॉयलेट रे एंड है। अब अगर हम प्रिज्म के लिए बात करें, तो प्रिज्म अगर थिन प्रिज्म की बात करें, तो प्रिज्म में जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा उसमें हमने सिंगल रे भेजी थी, तो इसका जो डेविएशन हुआ था उसका फॉर्मूला क्या है? n-1 into a, ये आया था। यस सर। यस सर। तो अगर वॉयलेट रे भेजूं मैं, तो थिन प्रिज्म से, ये थिन प्रिज्म, अगर मैं वॉयलेट रे भेजूं तो इसका वॉयलेट रे का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अलग होगा, तो वो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? nb-1 into a। हाँ सर। ये होगा। और हाँ रे कलर की रे भेजूं, तो अगर मैं इसमें एंगुलर डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म कैलकुलेट करूं, एंगुलर डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, तो थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा v माइनस डेल्टा r, तो इसमें से ये माइनस करूंगा nb-1 into a माइनस nr-1 into a, तो a कॉमन आ जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा nb-nr into a। एक और फार्मूला आ गया, देखो फार्मूला अभी से भी याद रखते चलो। a क्या है? प्रिज्म एंगल। a is angle of prism, nv is reflective index of violet color और nr is reflective index of red color। समझ में आ गया? हाँ सर। लिख लिया? ये जो फॉर्मूला है ये ओनली फॉर थिन प्रिज्म ही वैलिड है, याद रखना, है ना? वरना जनरल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e माइनस a। ठीक है? यस सर। अब देखो, अगर आपको कभी किसी कलर की जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो या फिर एंगल ऑफ डेविएशन गिवन हो और कोई कलर नहीं गिवन हो, तो हमें उसे हमेशा येलो ट्रीट करते हैं। कौन सा कलर ट्रीट करते हैं? विद येलो। देखो हर कलर की वेवलेंथ अलग है,
हर कलर की वेवलेंथ अलग है, हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है कि नहीं अलग? हाँ सर। तो हर कलर का डेविएशन भी अलग होगा, जैसे डेल्टा V का डेविएशन इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड है, डेल्टा R का डेविएशन इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड्स, तो सब कलर का डेविएशन भी अलग होगा। तो मीन डेविएशन जो होता है वो येलो का होता है, ग्रीन का नहीं होता है। मीन मतलब एवरेज। जैसे मान लो वॉयलेट कलर में 4 डिग्री का डेविएशन हुआ और रेड कलर में मान लो 2 डिग्री का डेविएशन हुआ, तो समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो जो मीन डेविएशन इज करेस्पॉन्ड्स टू येलो कलर होता है हमेशा, और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो, जैसे मान लो वॉयलेट का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेड का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का एवरेज निकालोगे तो येलो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आसपास आएगा। हाँ सर समझे। समझ में आया? लिखो स्टार मार्क करके, मीन डेविएशन एंड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mean deviation and mean refractive index is corresponds to mean deviation and mean refractive index is corresponds to yellow color, yellow color। तो अगर कभी कोई कलर नहीं गिवन हो तो हम फिर येलो कलर का ही मानते हैं उसको, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का मानेंगे और मीन डेविएशन भी येलो कलर का ही मानेंगे। सो X मतलब sure। So तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा येलो कलर इज डेविएशन इन येलो कलर इज डेविएशन इन वॉयलेट कलर प्लस डेविएशन इन रेड कलर बाय 2, इट इज नियरली इक्वल टू। तो आप इस अगर इन दोनों का पता है तो इसका निकाल सकते हो, है ना? यस सर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज नियरली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर बाय 2। अगर आप वीडियो में देखो तो ग्रीन एकदम बीच में दिखेगा, लेकिन ग्रीन नहीं होता है, मीन होता है येलो। ठीक है? देखिए यस सर। अब लिखो डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। पहले डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन। मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी मीडियम में व्हाइट लाइट जाती है तो अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में ब्रेक हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। अब किसी मीडियम में वो इतने से एंगल पर होगी, किसी मीडियम में ज्यादा एंगल पर होगी, तो जिसमें ज्यादा कम एंगल पर होगी उसका एंगुलर डिस्पर्शन कम होगा, और जिसमें ज्यादा एंगल पर होगी उसमें एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा। तो जिस मीडियम में एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा उसकी डिस्पर्सिव पावर भी ज्यादा होगी। डिस्पर्सिव पावर मतलब डिस्पर्स करने की पावर। अब ये विद रिस्पेक्ट टू हम निकालेंगे ना किसी न किसी चीज के, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसके करस्पॉन्ड्स माना जाता है? येलो। तो एंगुलर डिस्पर्शन निकाल लो, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, तो इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y। कैसे ले सकता हूं क्या? यस सर। तो डेल्टा V माइनस
डेल्टा तो आपको पता था इतना एंगल पे डिस्पर्स कर दिया, अब वो किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट, मीन मतलब बीच वाला डेविएशन, उसके रिस्पेक्ट में इतना किसी मीडियम का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि येलो कलर से दोनों बाउंड्री वाली रेस दूर दूर है, ज्यादा एंगल पर है। समझ में आया? हाँ सर। मतलब उसने डिस्पर्स ज्यादा कर दिया, मतलब उसमें एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा, सब एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो जैसे क्लास 12 में तुमने पढ़ा होगा तो तुम सोचते हो कि डिस्पर्सिव पावर तो प्रिज्म का होता है, ऐसा कुछ इस तरह से पढ़ाया होगा कि माइंड में कांसेप्ट ये बन जाता है कि डिस्पर्सिव पावर, ये सब कांसेप्ट सिर्फ प्रिज्म में होते हैं। एक्चुअली में प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसी मीडियम का, जिस भी मीडियम की डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तुम्हें, उस मीडियम का थिन बनाते हैं और उसकी हेल्प से निकालते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। लिखो, इसमें लिखो, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नॉट प्रिज्म, ऐसे लिखो, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नॉट प्रिज्म। It is a property of medium, not prism. प्रिज्म से क्यों हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर किसी मीडियम की निकालने के लिए उस मीडियम से बना हुआ प्रिज्म हमें चाहिए होता है, उस मीडियम से बना हुआ प्रिज्म हमें चाहिए होता है। समझ में आया? So देखो, if we have to calculate the dispersive power of any medium, if we have to calculate or we have to find the dispersive power of any medium, if we have to find the dispersive power of any medium, then first make the prism of that medium, then first make the prism of that medium and pass white light. Then first make prism of that medium and pass white light, और उसमें white light पास कर दो, फिर उसकी हेल्प से ये निकालते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ प्रिज्म में वैलिड है, एंगुलर डिस्पर्शन तो हर मीडियम का अलग होता है, फिक्स है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जिस भी मीडियम का हमें एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है उसका थिन प्रिज्म बनाते हैं, फिर उसमें व्हाइट लाइट पास करते हैं, उस पे क्या पास करते हैं, व्हाइट लाइट। फिर जैसे वो इस प्रिज्म में जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, वॉयलेट। हाँ, सबसे ज्यादा वॉयलेट डेविएट होता है। तो सबसे ज्यादा ये इसका ओरिजिनल है, तो इससे सबसे दूर कौन होगा, वॉयलेट बी गयो। समझ में आया क्या? हाँ, अब मुझे एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है, तो डेल्टा भी निकालना है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर मतलब एंगुलर डिस्पर्शन, तो डेल्टा भी तो ये है ना, दिस इज डेल्टा भी, डेल्टा आर ये होगा ना डेल्टा। यस सर। समझ में? डेल्टा भी ये नहीं होगा, डेल्टा भी Yes, बाहर sir. वाला होगा ना, उसके बाद थोड़ा और बाहर जाके भी डेविएट हुई ना, सो डेल्टा भी ये वाला होगा, और डेल्टा एम, इसको मैं डेल्टा एम भी लिखूं, डेल्टा मीन डेविएशन। एक्चुअल में मीन डेविएशन और डेल्टा वाई एक ही होता है, ठीक है। सो मीन डेविएशन करेस्पॉन्ड्स टू येलो कलर, तो येलो कलर का मीन डेविएशन ये होगा डेल्टा एम। समझ में आया? तो यहाँ से प्रिज्म के थ्रू हम ये डेविएशन निकालते हैं और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। वो प्रिज्म की नहीं होती, वो मीडियम की होती है, क्योंकि उसी मीडियम से तो हमने प्रिज्म बना के निकाला है। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। अब देखो इसके और क्या क्या फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, अगर अगर डेविएशन ही गिवन है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो एंगुलर डिस्पर्शन का एक और फॉर्मूला हमने निकाला था,
क्या था NP माइनस NR इनटू A, है ना? हाँ सर। Yes, मीन sir. डेविएशन ऑफ येलो करंट, ये हमने निकाला था NY माइनस 1 इनटू A, ऐसे A कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ गया NP माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, और अगर NY गिवन नहीं है तो NP प्लस NR बाय 2 से निकालेंगे, है ना? Yes, sir. NY गिवन NP प्लस NR, यहाँ पे del y गिवन नहीं है तो del V प्लस del R बाय 2 से निकालेंगे, तो एक और फॉर्मूला ही आ गया। समझ में आया? सर लिख लो। सर अपने डायग्राम में डेल्टा क्या? सर अपने डायग्राम में वो डेल्टा वाई के बाजू में क्या लिखा है इसकी? डेल्टा M Okay. मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला एक व्हाइट लाइट हमने किसी मीडियम से पास की, वो इतने डिग्री से डेविएट होगी, तो उसका मीन डेविएशन है। अब सारे कलर उतने डिग्री से थोड़ा ना डेविएट होगा, रेड किसी और से हुआ होगा, वायलेट किसी और से हुआ होगा, तो अगर आपको सिर्फ 1 डिग्री गिवन है कि इतने डिग्री से व्हाइट लाइट डेविएट होगी, तो वो उसका मीन डेविएशन है। रेड और वायलेट सबका सभी कलर का मीन डेविएशन है, और वो नियरली इक्वल टू होता है येलो कलर के डेविएशन। समझ में आया? हाँ सर। अब जैसे मान लो कभी कभी दो प्रिज्म उल्टे कर दिए एक दूसरे के साथ, दो अलग अलग मीडियम से बने हुए प्रिज्म है, ऐसे कर दिए, और आपसे भी इसमें पूछते हैं फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट एंगुलर डिस्पर्शन, ऐसे पूछते हैं। तो जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका डिस्पर्सिव पावर गिवन है जैसे ओमेगा 1, क्या होगा ओमेगा 1 nv1 माइनस nr1 अपॉन ny1 माइनस 1, ये होगा इसका ओमेगा 1, है ना? ये हाँ, मीडियम सर। 1 का nv nr ny1, और ओमेगा 2 क्या होगा, इसका डिस्पर्सिव पावर इस मीडियम के अलग होगी, वो क्या होगी n, हर मीडियम में हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है? तो nv2 माइनस nr2 अपॉन ny2 माइनस 1। अब जैसे मुझे डेल्टा नेट निकालना है, नेट डेविएशन, तो इसने जितना डेविएट किया होगा जिस डायरेक्शन में, ये उसको उल्टा ही करेंगे ना डेविएट। हाँ सर। तो मान लो इसने क्लॉकवाइज किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अगर इसने क्लॉकवाइज किया तो ये एंटी, तो नेट डेविएशन क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये होगा। इसका डेविएशन में इसका माइनस कर देंगे, ऐड तो होगा नहीं, एक ही डायरेक्शन होगा तो ऐड कर देते हैं। हाँ सर। समझ में आया? अब डेल्टा 1 कौन सा है? अगर हम जब भी कलर की बात नहीं करते तो वो मीन डेविएशन ही होता है, मीन डेविएशन निकाल के माइनस करेंगे ना इसमें। अगर मुझे नेट डेविएशन निकालना है तो वो मीन का निकाल के माइनस करेंगे,
तो इसका मीन डेविएशन क्या होगा? डेल्टा 1 होगा। डेल्टा 1 इज मीन डेविएशन ऑफ प्रिज्म 1। तो मीन डेविएशन मतलब डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? n - 1 into a। तो यहाँ पर मीन डेविएशन निकालना है तो n किसका होना चाहिए? पहले प्रिज्म का। येलो का। अच्छा, 50 इंडेक्स किसका होना चाहिए? येलो का। तो क्या मैं लिखूंगा 1 का n y1 minus 1 into a, ये डेल्टा 1 निकालना है। किसी भी प्रिज्म का डेविएशन निकालना है तो येलो कलर से निकलना है, क्योंकि येलो कलर ही मीन होता है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। वैसे डेल्टा 2 का इसका डेविएशन निकालना है तो इसका येलो कलर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स पुट करेंगे। तो n/2 minus 1, ये मान लो इनका एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग-अलग है, a1 a2। ये a1 ये a2, तो ऐसा आ जाएगा डेल्टा है ना? कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थीटा नेट पूछा है, एंगुलर डिस्पर्शन। अब ये डिस्पर्स करेगी और ये को फिर से मिलाएगी। फर्स्ट वाला फेज उनको दूर दूर करेगा और ये फिर से मिलाएगा, है ना? सो थीटा नेट भी क्या होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। फर्स्ट वाले मीडियम का एंगुलर डिस्पर्शन और सेकंड वाले का एंगुलर डिस्पर्शन, इसमें से ही माइनस कर देंगे तो नेट डिस्पर्शन आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? nv minus nr into a। ये फर्स्ट मीडियम का तो nv1 nr1 minus nv2 minus nr2 into a, ये आ जाएगा थीटा नेट। ठीक है, अब क्लास 12 में तुम पढ़ते थे बहुत सारे केस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, कुछ भी नहीं है वो। जैसे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब क्या है? डेल्टा नेट 0। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मतलब लाइट डिस्पर्स तो हो गई बट उनमें फाइनल डेविएशन कुछ भी नहीं हुआ, जब दो प्रिज्म से निकली हो। तो अगर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मैं बताऊं क्या चीज जीरो है? क्या नहीं हो रहा है बताओ? डिविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब दोनों का नेट डेविएशन जीरो है। ये कब होगा? जब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 होगा। बस कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े फॉर्मूले होते थे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 कर दो, मतलब ये इसके इक्वल ये कर दो, ये इक्वल जल्दी है। ठीक है? हाँ सर, सर। यस सर। और थीटा नेट फिर इनसे कुछ वैल्यू निकलेगी, वो थीटा नेट इससे निकल जाए। अब से एक और केस क्या होता था? डेविएशन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। क्या जीरो है इसमें? क्या जीरो है? थीटा नेट जीरो। डिस्पर्शन नहीं हो रहा, मतलब थीटा उस वो जितना डिस्पर्स कर रही है वो उसको मिला रही है अपोजिट डायरेक्शन। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 करना है, तभी थीटा नेट जीरो होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्या सर जैसे डेल्टा नेट में डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 किया, थीटा नेट में थीटा 1 माइनस थीटा किया, क्योंकि अपोजिट ओरिएंटेशन है ना, इसका डेविएशन क्लॉकवाइज होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, इसलिए माइनस कर रहे हैं। उल्टा रखा हुआ ना एक प्रिज्म, सीधा रखते तो दोनों एक ही डायरेक्शन में डेविएट कर दिए तो और ज्यादा डेविएशन हो जाता, उल्टा रख दिया तो डेविएशन कम हो जाएगा, नेट डेविएशन। यस सर एक मिनट। नहीं सर।
आकाश आपका म्यूट कर लो, थोड़ी साउंड आ रही है आप। लिख लिया? यस सर। अब लिखो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, टॉपिक लिखो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन का मिरर फॉर्मूला देखा था, सेम डेरिवेशन फिर से होगा। सो अगर तुम्हें जल्दी जल्दी समझोगे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि एक बार तो पढ़ी चुके हो, तो जल्दी से समझ में आए, मतलब जल्दी कवर जल्दी होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हमने डेरिवेशन किया था ना मिरर फॉर्मूले का, वैसे ही डेरिवेशन फिर से करा रहा हूं, सो आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन मतलब एक, अभी तक हम क्या देख रहे थे, जैसे ये एक मीडियम है, तो जो सरफेस होती थी वो प्लेन होती थी, जैसे हमने पहले प्लेन मिरर देखा था, फिर स्फेरिकल मिरर देखा था रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन में अभी तक हमने प्रिज्म देखा, तो प्रिज्म में भी प्लेन सरफेस होती थी या नहीं होती थी? यस सर। रिफ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो अब स्फेरिकल रिफ्लेक्शन देखिए, ठीक, मान लो इधर एक मीडियम है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये है n1, मान लो टेंशन है ले रहे, ये स्फीयर से बनी हुई सरफेस है, तो इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, या मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इसको हम कॉल बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ना, ये मान लेते हैं कि u डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर u। तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी वो हमें देखना है। तो यहां से एक रे, ये मान लो θ1 एंगल पर है, तो सीधा जाके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो एक मान लो यहाँ, तो यहाँ एक और एक रे जो सीधी आएगी वो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी, मान लो इसकी इमेज बनी v डिस्टेंस पर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये एंगल को मैंने बोल दिया θ2, ये एंगल को बोल दिया θ2। तो वहां पे देखो हमने यहाँ ये इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ये p है, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं m, तो यहाँ से वहां पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको मैंने बोला था n, याद है? हाँ सर। हमने एक पैरेक्सियल रेस मानी थी, पैरेक्सियल रेस मानी थी, तो जो एंगल θ1 θ2 को क्या माना था? पैरेक्सियल रेस तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत कम होगा, इट्स वेरी स्मॉल, याद है? यस। और वहां पे इन एंगल्स को हमने अल्फा बीटा गामा नाम दिया था, ये अल्फा, अगेन ये नाम देते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये रे इधर से आई और इधर से यहाँ चल गई, अल्फा बीटा गामा नाम दिया था। तो मुझे बताओ θ1 θ2 छोटा है, ये रेस पैरेलल पैरेक्सियल रेस है, तो प्रिंसिपल बहुत पास से जा रही होगी दिखाने के, बट ये अल्फा बीटा गामा भी वो छोटे हैं, हाँ सर। क्योंकि पैरेक्सियल रेस है, सो अल्फा बीटा गामा ये सब भी बहुत छोटे हैं। फिर वहां पे मैंने बोला था ये pn is also very small, pn, क्योंकि ये m पॉइंट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो n पॉइंट जो होगा वो भी p के बहुत पास में आएगा, तो pn is also very small,
नेग्लिजिबल। ये सब पॉइंट कॉमन है, वहां भी पढ़े थे हमने, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं को, ये u है, ये v है और ये r है। ये पूरा इधर n2 मीडियम है, उधर n1 मीडियम। आप देखो, अब ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल OMC, बताओ इसमें अंदर के दो एंगल किसके बराबर है? अंदर के दो एंगल, ये दोनों अल्फा क्या प्लस बीटा। इन ट्रायंगल OMC क्या लिख सकता हूं मैं? θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं। θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यस सर। समझ में? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स, ठीक है। सो एक और ट्रायंगल देखो, ये वाला इन ट्रायंगल MCI, ये वाला ट्रायंगल, अंदर के दो एंगल है θ2 और गामा, तो θ2 प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। क्या समझ में आ हाँ गया? सर। हाँ हाँ सर। तो यहाँ हाँ θ1 मिल गया और θ2 मुझे यहाँ से मिल गया, θ2 मिला बीटा माइनस गामा। अब θ1 θ2 मिल गया तो मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो क्या लिखूंगा? n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2, ऐसे लिखूंगा ना। हाँ सर। अब θ1 θ2 को छोटा है तो sin θ1 बन जाएगा θ1 is equal to n2 θ2, लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। θ1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा, और θ2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? बीटा माइनस गामा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको ओपन कर लेते हैं, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अब इसको उधर ले लेते, इसको उधर ले जाते हैं, तो n2 गामा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू, इधर बीटा कॉमन आ जाएगा, n2 माइनस n1। n2 माइनस n1 बीटा, ये बचेगा, यस सर। है ना। अब ये अल्फा गामा बीटा ये सब छोटे हैं, तो इनको मैं अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूँ, छोटा है, जैसे tan अल्फा को अल्फा लिखते हैं तो अल्फा को tan अल्फा भी लिख हाँ सकते सर। हाँ सर। हैं। क्या लिखूं मैं? n2 tan गामा प्लस n1 tan अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 tan बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस हाँ सर। सर। अब मुझे बताओ tan गामा क्या है? गामा एंगल है, तो tan गामा होगा mn अपॉन यस। tan गामा क्या होगा? mn अपॉन m1 v। ऐसे tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा mn अपॉन u, ऐसे सब में mn आएगा तो mn तो कैंसिल हो जाएगा, तो mn नहीं लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा? n2 अपॉन tan गामा लिखूंगा mn अपॉन v, तो v बना, प्लस ये क्या लिखूंगा? n1 अपॉन tan अल्फा क्या होगा? mn अपॉन u, तो mn कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, tan बीटा का भी mn आएगा, tan बीटा का mn अपॉन r, ये आया है, mn सब का कैंसिल हो गया। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे मैंने जब अल्फा बीटा tan अल्फा tan बीटा tan गामा रखा, तब UVR का मैग्नीट्यूड रखा है या फिर साइन देख के रखा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ही रखा, साइन का लगाया है। हाँ सर। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ही तो रखा है।
वाले फॉर्मूले में v, u, r आर मैग्नीट्यूड ओनली, बट मुझे तो ये अभी जो सरफेस ये कैसी है, कॉन्वेक्स, अगर कॉनकेव हो तो भी लगाना है फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हर तरह की सरफेस में लग जाए, चाहिए नहीं चाहिए? हाँ सर रिपीट एक बार समझा नहीं। तो इस केस में मुझे बताओ, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें जो हर तरह की सरफेस है, जैसे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में भी लग जाए, कॉनकेव है तो कॉनकेव में भी लग जाए, हाँ तो ऐसा पॉसिबल तभी ना जब हम साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला बनाते, तो कोई भी सरफेस को साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर दो। यस सर। तो अभी इस सरफेस से जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसमें b और r में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली u हाँ नेगेटिव सर। है, u नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए फॉर जनरलाइजेशन। अगर मैं इसमें अब इस फॉर्मूले को यूज करूं तो यहाँ भी u नेगेटिव पुट करोगे तो गलत हो जाएगा, तो फॉर जनरलाइजेशन फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, n2/p, क्योंकि u नेगेटिव तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है, अपॉन n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब इसमें u नेगेटिव पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए सही हो जाएगा ये फॉर्मूला, समझ में आया? तो इसमें हर चीज आपको भी साइन कन्वेंशन पुट करनी है। अब ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, इसमें u p r आपको कैसे रखना है, साइन कन्वेंशन, हाँ सर। ठीक हाँ है? सर। तो सारे कांसेप्ट वही है, साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं हम, जिधर काम की रेंज जाती है उसका पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, ऐसे देखते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है? यस सर। और n2 n1 कैसे देखते हैं, वो भी सेम चीज, जिस मीडियम में रे जा रही है वो n2, वो जिस मीडियम से आ रही है वो n1, ऑब्जेक्ट कहां हो उससे कोई फर्क नहीं देखना, हमें क्या देखना है, जिस मीडियम में रे जा रही है वो n2, और जिस मीडियम में रे आ रही, जिस मीडियम से रे आ रही है वो n1। जैसे इस वीडियो में देखो, इस n2 कौन सा है, जिसमें जा रही थी वो n2 है और जिससे आ रही थी वो n1 है, तो वही कांसेप्ट लगाना है फिर से सेम, जो मैंने आपको पहले से बताया ना, बेसिक कांसेप्ट्स लिख लो। डन सर। सर एक मिनट। डायग्राम तो बना लिया, हाँ सर डायग्राम हो गए। एक क्वेश्चन कर,
ये 1.5 है, ये 1, एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर का, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड फाइनल इमेज, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। अब सबसे पहले तो u v r की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ, तो u कितना -30, r कितना +10, r इस तरफ है, सेंटर इस तरफ है तो +10, v हमें बताना है। n2 कितना, बोलो n2 कितना, 3/2। n2 मतलब 1.5, n1 कितना 1, क्योंकि जिस मीडियम से रे आ रही है उसका तो n1 लेना है, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो इस मीडियम से रे आएगी ना, फिर इस मीडियम में जाएगी, ठीक है। सो n1 n2 1.5 है, n1 1 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करो, n2 इज 1.5 अपॉन b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 is equal to n2 minus n1, 1.5 minus 1 upon 10, तो 0.5 upon 10 means 1/20, तो कितना है v की वैल्यू, 18 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी है, 10.9। गलत आ रही है, सोल्व करो इसको, 1.5 इसको 3/2 लिख लो, 3/2v is equal to यहाँ पे बन जाएगा 1/20 minus 1/30, एलसीएम आएगा 60, तो 3 minus 2 1/60, so 3/2v is equal to 1/60, 2 से 30 टाइम्स तो v आएगा 90 सेंटीमीटर प्लस में, तो किधर बनेगी इमेज, 90 मतलब इधर, ये बनी इमेज 90 सेंटीमीटर पर। हाँ सर। बताओ रियल बनी या फिर वर्चुअल, सर वर्चुअल रहेगी। क्यों, देखो रियल में ये रियल में तो मिली दोनों रेस, ये रियल इमेज बनी है। अब देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि हमने पढ़ा था v पॉजिटिव तो वर्चुअल, v नेगेटिव तो रियल, वो मिरर के लिए वैलिड है, वो लेंस और रिफ्रैक्शन में वैलिड नहीं है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में। क्यों, मिरर में क्या होता था, ये जैसे मिरर है तो कोई भी रे आई टकरा के रियल में मिली तो इस तरफ मिलती थी, यस सर। इसलिए उसका भी नेगेटिव होता था। हाँ सर। और यहाँ पे तो इधर ही मिलेगी ना रियल में, इधर तो इस मीडियम के, ये तो मिरर में तो रिफ्लेक्शन होके वापस इधर ही आ जाती थी, रियल में मिल जाती थी, तो इधर बन, रियल इधर बनती थी और नहीं मिलती थी तो वर्चुअल उधर बनती थी, यस सर। है ना। बट रिफ्लेक्शन में उल्टा होगा ना, इसमें रियल इधर बनेगी क्योंकि रेस सारी रियल में तो इधर जाएगी ना, तो वर्चुअल उधर बनेगी। हाँ सर।
तो लेंस और स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में रियल इमेज का बी पॉजिटिव होता है। बी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, ये याद रखना है आपको, और बी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज। उसका उल्टा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया इन लेंस एंड रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो जब भी पॉजिटिव बने तो समझ लो रियल इमेज बनी है, नेगेटिव बने तो वर्चुअल रिफ्लेक्शन। लेंस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके चलो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सर, बाय। बाय, वेलकम।